अस्सलाम वालेकुम। बड़ा एक ट्रेजिक एक वाक़या हुआ। आलमगीर तरीन साहब ने सुसाइड की। मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर थोड़ा जो साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती पहलू के हिसाब से इसका जो मैंने एक एनालिसिस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं आलमगीर तरीन साहब के बारे में। एक तो ये है कि उन्होंने जो उनकी वफ़ात हुई, जो उन्होंने सुसाइड की, वो एट द एज ऑफ 63 है। अल्लाह नवाज़ साहब के वो बेटे थे। अल्लाह नवाज़ साहब जो हैं वो पुलिस में थे और बतौर डीआईजी उसमें सर्व किया। तो यहाँ पे अगर ये देखें कि अल्लाह नवाज़ साहब जो हैं वो डीआईजी के लेवल तक पहुँचे, तो दैट शोज़ कि जो उनके वालिद हैं वो काफ़ी ही वाज अ गुड स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल, और उन्होंने उनकी अचीवमेंट इन हिज प्रोफेशनल लाइफ वो काफ़ी अच्छी थी। और डेफिनेटली जब एक डीआईजी लेवल पे जाते हैं तो वो चूँकि वो उसमें थे पुलिस के अंदर, तो एक अच्छे माहौल में और अच्छे डिसिप्लिन में उन्होंने तरबियत की होगी अपनी औलाद की। एंड देन उनके जो ताया थे, ही वाज फाउंडर ऑफ गुलटेक्स इन मुल्तान विच इज़ आल्सो अ गुड एंटरप्राइज। जहांगीर तरीन साहब उनके भाई हैं और हम सब जानते हैं कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, अच्छी पॉलिटिकल फिगर हैं, इंटेलिजेंट हैं, और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी सारी हैं। उन्होंने अच्छी इंडस्ट्री सेटअप की है। सो दैट शोज़ के जो फैमिली है उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो प्रिवेल करता है। और दूसरा ये है कि अचीवर्स हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, दे सेट गुड गोल्स फॉर देमसेल्व्स और उसको अचीव भी करते हैं। इनकी एक बहन भी हैं, सीमी अज़दीज़ साहिबा, जो कि सेनेटर हैं। सो दैट आल्सो शोज़ के उनकी जो बहन है वो भी एक एक्टिव हैं, पार्टिसिपेटिव उनकी पर्सनैलिटी है। आलमगीर तरीन साहब की एजुकेशन के बारे में जो मालूम हुआ है वो ये है कि हसन अब्दाल में वो रहे 1971 से लेके 1976। सो हसन अब्दाल अगेन एक बहुत ही अच्छे लेवल का स्कूल है जहाँ के ऊपर डिसिप्लिन और एक हॉस्टलाइट ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। देन अगेन ही डिड हिज बैचलर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले, एंड मास्टर्स जो है वो उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से किया। सो अब इसको अगर आप देखें तो उनकी एजुकेशन की मैं कहता हूँ कि जो हाई स्कूल और उसके बाद जो उनकी हाई लेवल की डिग्रीज़ हैं वो उन्होंने एज अ हॉस्टलाइट की, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। और जो लोग अकेले रह चुके हैं और या उनको रहने का एक एक्सपीरियंस है, तो उनको मालूम होगा कि अकेले रहने से इंसान काफ़ी चीज़ें अपनी खुद मैनेज करता है और काफ़ी उसकी पर्सनैलिटी और मैच्योर हो जाती है और काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ें जो है वो सीख लेता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जिन यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हैं, जिस स्कूल से वो पढ़े हैं, डेफिनेटली उनका एक मेयार है और वहाँ के ऊपर पढ़ना और वहाँ पे स्टडीज़ को पूरा करना अगेन इट शोज़ के कमिटमेंट, डेडिकेशन और इंटेलिजेंस ज़रूर थी उनकी पर्सनैलिटी के अंदर। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट था उनका। उन्होंने एक इंटरनेशनल ब्रांड की बेवरेज की फ्रेंचाइज ली हुई थी मुल्तान के अंदर, और मल्टी बिलियनियर किस्म की उनकी जो है वो इनकम और एसेट्स बन गए थे डिफरेंट बिजनेसेस से उनके। और मुल्तान सुल्तान को भी उन्होंने ओन किया मुल्तान के लिए, और काफ़ी एक्टिवली उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, मैचेस थे, उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। और ये भी चूँकि मैं भी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ, तो जितना मेरा नेटवर्क है उसमें यही मालूम हुआ है कि बहुत अच्छे और काबिल इंसान थे और लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात भी करते थे और लोगों का बहुत ख्याल भी करते थे। ना सिर्फ वो लोग कि जो उनकी एम्प्लॉयमेंट में थे, और गरीब लोगों का भी बहुत ख्याल करते थे। और ये भी कहा गया है कि ही वॉज अबाउट टू गेट मैरिड इन दिस ईयर। अब ये देखें, अगर सुसाइड की अगर हम बात करें तो 6 जुलाई की उनकी सुसाइड की डेट है और सुसाइड नोट है। सुसाइड नोट जो है, अब अगर इसका जो दिन है उसका तयन, अगर वक्त का हम तयन करें तो वो सुबह का वक्त, अभी तक जो मैंने जहाँ तक न्यूज़ देखी है उसमें सुबह का ही वक्त लगता है। और साइकोलॉजी में और जो डिप्रेसिव स्टडीज़ हैं, डिप्रेशन के ऊपर जो स्टडीज़ हैं, सॉरी डिप्रेसिव स्टडीज़ मैंने गलत कह दिया, जो डिप्रेशन के ऊपर जो स्टडीज़ हैं वो ये शो करती हैं कि जो सुबह का वक्त है वो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए एक हाई डिप्रेशन टाइम होता है, और उसको हम कहते हैं डायनल मूड डिसऑर्डर। क्योंकि जैसे इंसान सो के उठता है और अगेन उसके जो थॉट्स हैं उसके अगेन वो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं कि अगेन यू आर बैक टू अ डिप्रेसिव लाइफ। तो वो एक जो वक्त है सुसाइड का, वो एक नाजुक वक्त है। वहाँ के ऊपर डिप्रेशन जो है उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कहा कि ही हैड लव फॉर लाइफ
एंड ही नेवर वांटेड टू डू दिस. सो नेवर वांटेड टू डू दिस का जो मेरे जहन में आता है, इसका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है वो ये है कि उन्होंने ही वुड हैव लुक्ड बैक इन हिज लाइफ, और वो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ही एक एक्टिव और अचीवमेंट वाली ज़िंदगी है उनकी. हसन अब्दाल में पढ़ना, फिर बर्कले एंड देन अगेन येल, और फिर बिजनेसेस सेट करना, और फिर एक मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज, मतलब उस मुल्तान सुल्तान ने PSL को विन भी किया. तो वो एक उनको नज़र आया कि जब भी उनको ये डिप्रेसिव थाट्स आई होंगी, उन्होंने सोचा होगा सुसाइड के ऊपर, क्योंकि जो सुसाइडर्स हैं ना वो दे डोंट जस्ट डिसाइड एकदम सोच के फ़ौरन सुसाइड नहीं करते. और स्पेशली आलमगीर तरीन साहब की जैसी पर्सनैलिटी है तो ही वुड हैव थॉट अ लॉट ओवर इट, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ही नेवर वांटेड टू डू दिस. नेक्स्ट ये है कि एज ही सेड कि जी लाइफ वाज परफेक्ट टिल 6 months बैक, और उसके बाद जो है वो उन्होंने उनको प्रॉब्लम शुरू हुई. तो ये जो स्टेटमेंट है लाइफ वाज परफेक्ट 6 months बैक, तो इसमें जो लोग किसी स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं या कोई एक ऐसा बैड पैच या बैड इंसिडेंट या इवेंट हो जाता है, तो वो उस इवेंट से पहले की ज़िंदगी को भी देखते हैं कि इससे पहले जो थे हालात वो कैसे थे, वो तो बहुत अच्छे थे, एंड देन उनको लगता है कि ये जो इंसिडेंट या इवेंट हो गया उसके आने के बाद से सर्टन जो है ना वो चीज़ें डेवलप हो गई हैं, और उसकी वजह से एक मिजरी एंजाइटी उनकी ज़िंदगी के अंदर आ गई है. तो दूसरा ये है कि समथिंग हैपन इन दिस लास्ट 6 months विच ब्रोक हिज होप, और जिसने उनको मजबूर किया कि ये अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें. और फिर उन्होंने लिखा कि विदाउट बीइंग हेल्दी देयर इज़ नो गोइंग ऑन, ही डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ एंड ही थॉट कि उनकी जो सेहत है वो अब रिस्टोर नहीं हो पाएगी. अब कुछ डिजीज़ के बारे में उन्होंने लिखा. एक है डिस्क्वाइड डर्मेटाइटिस, ये एक स्किन कंडीशन है जिससे स्किन जो है ना वो इची हो जाती है, स्वेलन भी हो जाती है, एंड देन उसकी जो ट्रीटमेंट थी वो स्टीरॉइड्स की उन्होंने बताई. एंड देन एक और उन्होंने लिखा डिजीज़ का जो कि अगेन स्किन से रिलेटेड है, स्काल्प रिलेटेड डिजीज़ है, और वो है सेबोरिक. और अगेन उसमें उन्होंने कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट की वजह से मेरे चेहरे की लेफ़्ट साइड के ऊपर स्किन जो है ख़राब हो गई है. और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जहाँ तक मेरी स्टडी है इसके ऊपर, मैं साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है और मैं फर्दर भी स्टडी करता रहता हूँ, तो दैट्स नॉट अ बिग इनफ रीज़न कि किसी के चेहरे की स्किन ख़राब हो जाए लेफ़्ट साइड की, और वो चीज़ उसको पुश करे टू एंड लाइफ. एंड देन उन्होंने एक और ब्लेफारिटिस का जिक्र किया. इस कंडीशन में ये होता है कि जो आईलिड्स हैं उसके जो एजेस हैं वहाँ के ऊपर जो है ना ब्रूजेस भी आती हैं, और वो इचीनेस भी क्रिएट करती हैं. तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो है ना इसकी वजह से मुझे अपनी रीडिंग जो है ना वो रोकनी पड़ी है. देयर अगेन मैं देखें इट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और इख्तलाफ हो सकता है लोगों का, बट बीइंग अनएबल टू रीड आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है फॉर समवन टू एंड लाइफ. फिर उन्होंने कहा कि जी माय बैक हैज़ गॉटन रियली बैड, नहीं सो पाता, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं, दिन में मैं ड्राउजी रहता हूँ. बैक के पेन के ऊपर तो आई बिलीव के वक्त के साथ बेहतरी भी आ सकती थी, और वो रिस्टोर भी उसकी जो कंडीशन है पुरानी अच्छी सेहत वाली भी हो सकती थी. और उन्हें फिर बताया कि जी टिनिटस जो उनकी एक कंडीशन थी जिसका ताल्लुक़ जो है ना हेयरिंग से है, और उसमें आवाज़ें आती हैं, सीटियाँ बजती हैं लोगों के कान के अंदर, तो वो उन्होंने कहा कि जी ये उसको भी इफ़ेक्ट कर रही थी. एंड देन ही सेज कि जी इट्स अ एंडलेस लिस्ट. सो इट्स नॉट जस्ट दिस. इस पे उन्होंने कहा कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और उन्होंने कहा कि मैं अब थक चुका हूँ. तो वो बैटल 6 महीने की विद अ पर्सन लाइक हिम, जिन्होंने इतना अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को अचीव किया, और ये अचीवमेंट्स जो है ना बड़ी आसानी से नहीं आती, बड़े इसमें टफ़ पैचेस भी आते हैं, बहुत हिम्मत और उसके साथ काम करना पड़ता है. तो मेरा जो एनालिसिस है वो ये कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट लास्ट 6 months. तो मुझे ये लगता है कि इससे पहले तकरीबन कम से कम 4-5 साल से ये आई थिंक काफ़ी बहादुरी के साथ चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, और विच इवेंचुअली लेड टू लॉस ऑफ होप कि अब जो है ना वो थिंग्स आर स्लिपिंग एंड प्रॉब्ली शायद अब ये शायद रिकवर ना कर पाएँ. जहाँ तक सुसाइड नोट की बात है,
कुछ जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि जी दैट्स हिज हैंड राइटिंग। और अब 63 की एज के अंदर, अब ये एक मेच्योर एज होती है, इसमें इंसान ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स देख चुका होता है और चैलेंजेस से गुजर चुका होता है। उसके लिए हिम्मत हारना जो है वो कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, मेच्योर एज होती है। और ख़ास तौर पे जिस तरह की उनकी ज़िंदगी है, बड़ी सक्सेसफुल और फ्रूटफुल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। फिर उन्होंने कहा कि ही नेवर वांटेड टू डू दिस। सो दैट मीन्स के पहले तो कभी डेफिनेटली जब तक उनकी सेहत ठीक रही होगी और वो कभी उनको ये चीज़ों का सोच भी नहीं आती इंसान के अंदर, तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये थॉट जो है ना वो उनके जहन में आनी शुरू हुई होगी। और वो जिस तरह की वो एक पर्सनैलिटी हैं, बहुत पर्सनैलिटी थी उनकी, बहुत मजबूत, बहादुर, और वो मैं समझता हूँ कि उन्हें उसको पुश बैक करते रहे होंगे। लेसन्स जो हैं वो इससे अब क्या सीख सकते हैं। देखें, वैसे तो अल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी जो फैमिली में लोग हैं उनको अल्लाह सब्र दे, और जो उन्होंने नेक काम किया अल्लाह उनको कबूल करे, और उनके नेक काम के सदक़े में उनसे जो गलती होगी अल्लाह उसको माफ़ करे। तो एक तो ये चीज़ बड़ी सामने आती है कि इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारता है, तो उसमें पैसा, दोस्त और बिज़नेस जो है ना वो हेल्प नहीं करता। तीसरी चीज़ जो है ना जिन्होंने ख़ुद भी लिखी वो ये कि जो हेल्थ है ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर वो एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए कि जो उसकी हेल्थ को अच्छा रखें, और उन एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए जिसका इम्पेक्ट उनकी हेल्थ के ऊपर आए। मैं ये समझता हूँ कि आलमगीर साहब को उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए थी, उनको अपनी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए थी। वो उन्हें नेक आदमी थे, उन्होंने बड़े अच्छे नेक काम भी किए, और अल्लाह से दुआ करते अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता उनकी सेहत की बहाली का। एंड देन माशाल्लाह ही हैड सो मच, तो वो और अच्छे काम बहुत किए उन्होंने, तो मज़ीद अच्छे काम कर सकते थे वो लोगों की भलाई के लिए। ख़ास तौर पे जिस एरिया से उनका ताल्लुक़ है, मुल्तान वाली साइड, वहाँ के ऊपर तो गुरबत बहुत है, वहाँ के ऊपर एजुकेशन के बड़े इश्यूज़ हैं, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन की कोई चीज़ सेटअप कर सकते थे। आई बिलीव कि वो बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते होंगे, गरीब ख़ानदानों की परवरिश भी करते होंगे। तो आई बिलीव कि इतना कुछ छोड़ के गए हैं तो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद इसके ऊपर अच्छी चीज़ कर सकते थे। और आखिर में यही चाहूँगा कि जो चीज़ें इससे हम लोग सीख सकते हैं वो सीखें। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज़िंदगी जो है ना वो इट्स नॉट ऑल अबाउट गुड टाइम्स, ज़िंदगी के अंदर टफ़ टाइम्स भी आते हैं, एंड वन हैज़ टू फेस द बैटल। और मैं ये सिर्फ आलमगीर साहब के लिए नहीं कह रहा, उन्होंने डेफिनेटली बैटल्स बहुत सारी लड़ी होंगी, और हमसे बड़ी बड़ी जो हम ज़िंदगी में लड़ते हैं उससे बड़ी बैटल्स लड़ी होंगी और जीती भी होंगी। बट अगेन एट वन पॉइंट आके उनको ही जस्ट गेव अप। और बैटल्स जो है ना वो लड़नी चाहिए, और अल्लाह पे जो है फ़ेथ रखना चाहिए कि अल्लाह इंशाल्लाह इन चीज़ों से निकालेगा, और कोई ना कोई कोई जो परेशानी है या कंडीशन ऐसी हो गई है जो इंसान को उसमें निकलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो अल्लाह ज़रूर उसमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। देखें, ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई है, और मौत भी उसी ने देनी होती है, और इंसान को मौत अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। और अल्लाह तो सबसे बेहतर, वो तो देखें हर शय पे कादिर है, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल सकता था। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और उनकी फ़ैमिली के लिए मेरी मैं ताज़ियत भी पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये इस चीज़ को, इस लॉस को वो बर्दाश्त कर जाएँ। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।